है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दुनिया के सामने भारत पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को करेगा बेनकाब। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों का करेंगे दौरा। विदेश सचिव जल्द आयोजित करेंगे ब्रीफिंग सत्र। भारत में तुर्की के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है विरोध। आईआईटी बॉम्बे ने भी तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ निलंबित किया समझौता। सेना के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए गुजरात के साणंद में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। अमित शाह के साथ सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। देशभक्ति के गीतों से गूंज उठी फिजा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेती में चमत्कार के लिए सभी संस्थाओं से मिलकर काम करने पर दिया जोर। शिवराज सिंह चौहान ने संविधान में संशोधन करके देश में की एक साथ चुनाव की वकालत। अमेरिका में केंटकी, मिसौरी और कई अन्य राज्यों में शक्तिशाली तूफान और बवंडर से 25 लोगों की मौत की खबर और कई अन्य हुए घायल। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश यात्रा पर जाने वाले 7 प्रतिनिधिमंडलों को ब्रीफिंग देंगे। 7 प्रतिनिधिमंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसद भवन में प्रतिनिधिमंडलों को ब्रीफिंग देंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा करेगा। इन प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा 23 से 25 मई के बीच आरंभ होने की संभावना है। बता दें कि भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। वन मिशन वन मैसेज वन भारत के तहत सांसदों, नेताओं और राजनयिकों के साथ प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सुप्रिया सुले के नेतृत्व में मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह सहानी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लावू श्री कृष्ण देवरायलू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में अपराजिता सरंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, जॉन बिट्रास, प्रदान बरुआ, डॉक्टर हेमंत जोशी, सलमान खुर्शीद और मोहन कुमार शामिल हैं। श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बांसुरी स्वराज, ईटी मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, एसएस अहलूवालिया और सुजान चिनॉय शामिल हैं। जबकि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में दग्गुबती पुरंदेश्वरी, गुलाम अली खटाना, प्रियंका चतुर्वेदी, अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य, एमजे अकबर और पंकज सरन शामिल हैं। वहीं शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में शांभवी, सरफराज अहमद, जीएम हरीश बाली योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद मुरली देवड़ा, तरनजीत सिंह संधू और तेजस्वी सूर्या शामिल हैं। कनिमोजी करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल,
मंजीव सिंह पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर उत्साह जताया है। इससे उन्होंने गौरव की बात बताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। ये अभिमान भारत की आवाज को और बुलंद करेगा। ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है और मेरे लिए एक ऑनर का विषय है दैट मुझे ये मौका मिला है कि आज विश्व के पटल पे जो एक बड़ी मुहिम, डिप्लोमेटिक मुहिम शुरू करी जा रही है, जिसका कि मैं एक हिस्सा हूं, और हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में जिस तरह से आतंकवाद फैलाया गया है, फैलाया जा रहा है, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और क्यों इसकी सच्चाई विश्व के पास पहुंचनी चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा अवसर है सारे विश्व को बताने के लिए। पर जब राष्ट्र की बात आती है, हम सब एक हैं। तो ये अभियान पाकिस्तान की सच्चाई को बयां करेगा और भारत की आवाज को बुलंद करेगा, कह रहे थे सस्मित पात्रा। हरिद्वार में हर की पेड़ी के पास से पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश की रूबीना पिछले कई सालों से रूबी बनकर रह रही थी। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान रूबीना पकड़ में आई। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने बताया कि रूबीना 10 साल पहले अपने 5 साल के बच्चे के साथ बांग्लादेश से आई थी। इसके बाद उसने पीलीभीत के संतोष के साथ शादी की और हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इस दौरान महिला ने बड़ी आसानी से लोकल आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिए। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला बांग्लादेश में स्थित अपने परिवार के संपर्क में थी। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार हर की पेड़ी क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उसके आसपास जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनका एक वेरिफिकेशन ड्राइव अभी चलाया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी। उसके कुछ परिजनों के बारे में भी अभी हमें जानकारी मिली है और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो की जा रही है। इसके साथ और भी जो लोग बांग्लादेश से आए थे, उनकी हम लोगों ने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, जो अभी अन्य प्रांतों में रह रहे हैं। मुझे उम्मीद है अन्य लोगों के बारे में भी इसमें पहचान हो जाएगी। भारत में तुर्की के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। देश के बड़े शिक्षण संस्थान तुर्की के साथ अपना समझौता रद्द कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने भी तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ अपना समझौता निलंबित कर दिया है। आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि तुर्की से जुड़ी वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति के कारण यह फैसला लिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 19 मई से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। जयशंकर इस दौरान इन देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देश में लोकसभा, विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग काफी समय से चल रही है। एक साथ चुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अब एक साथ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव देश की प्रगति में सहायक होगा और इससे लगातार विकास के कार्यों को चलाया जा सकेगा। समय आ गया एक साथ चुनाव का। संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने चाहिए। प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत प्रोग्रेसिव है। वो कहते हैं राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी। एज ए पॉलिटिकल पार्टी अगर हम सोचें तो बार बार चुनाव होने से तो बीजेपी को फायदा है। कहते हैं सब राजनीतिक दलों से कि नाटक नहीं चलेगा बार बार चुनाव का, संविधान में संशोधन हो और एक साथ विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार हो, ताकि 4.5 साल सभी राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, प्रशासन जनता की सेवा कर सके। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रण प्राण से लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य देश को गौरवशाली, शक्तिशाली, संपन्न,
समृद्ध और विकसित बनाने का है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने सशस्त्र बलों के शौर्य पर पूरा भरोसा जताया। यह अद्भुत देश है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। उनका लक्ष्य है एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण। और भारत शक्तिशाली, ये तो अभी आपने देख ही लिया है। हम अपनी तरफ से कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की सटीक रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने नागपुर दौरे के दौरान विकसित कृषि संकल्प अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य कृषि मंत्रालय, ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र और सभी कृषि संस्थानों के एक मिलकर काम करने से कृषि में तीव्र विकास संभव है। खेती में काम करने वाले खेती के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ICAR जिसमें 16,000 वैज्ञानिक हैं, 113 हमारे अलग अलग कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, अलग अलग संस्थाएं, जिनमें से 11 तो महाराष्ट्र में ही हैं। अलग अलग संस्थाएं अपने अपने ढंग से काम कर रही है, कोई दाईं तरफ, कोई बाईं तरफ। मेरे मन में यह विचार आया कृषि मंत्री के रूप में कि शिवराज, अगर इन सब संस्थाओं को जोड़ दिया जाए, इनके लक्ष्य तय कर दिया जाए, लक्ष्य प्राप्ति का रोड मैप बना दिया जाए और उस पर पूरी मेहनत से चला जाए तो चमत्कार किया जा सकता है। खेती में चमत्कार किया जा सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय मौसम की अलग अलग परिस्थितियों जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। वर्तमान समय में कुछ क्षेत्र में जहां लोगों को गर्मी से यहाँ पर राहत मिली है, तो कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर तापमान 44 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और केरल में 18 से 24 मई के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 18 से 24 मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और असम के कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। इसके साथ ही पंजाब और पश्चिम बंगाल में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 19 और 20 मई को ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 22 मई तक लू चलने का अनुमान जताया गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रतुआ में शनिवार की रात हिंदुओं पर हमला हुआ। दरअसल उपद्रवियों की ओर से सनातनी समुदाय पर हिंदू मंदिर के निर्माण कराने को लेकर यह हमला किया गया, जिससे हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सनातनी समुदाय को कट्टरपंथी तत्वों के लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका एकमात्र दोष मंदिर का निर्माण करना था। हिंसा की एक शर्मनाक घटना में बदमाशों ने समुदाय को निशाना बनाया, अंधाधुंध पत्थर और ईंटें फेंकी, जिससे यह इलाका भय और विनाश के युद्ध क्षेत्र में बदल गया। उन्होंने वकील के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन को मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इस समय व्हाट्सएप पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान कर रही है। यह खबर सरासर गलत है। PIB फैक्ट चेक टीम ने इस संदेश को पूरी तरह फर्जी बताया है। सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। PIB ने जनता को चेतावनी दी है कि ऐसे संदेशों पर भरोसा न करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। साथ ही आधिकारिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी सत्यापित करें।
हैदराबाद के पुराने शहर मीर चौक में गुलजार कृष्णा पल्च और मोदी पल्च में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। पहली मंजिल पर लगी आग एसी कंप्रेसर में विस्फोट के बाद तेजी से फैल गई। 3 लोगों की मौके पर ही धुएं के कारण मौत हो गई, जबकि 14 अन्य ने विभिन्न अस्पतालों में दम तोड़ दिया। कई अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना देर रात हुई। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों को सूचित किया कि और दमकल कर्मी तुरंत लोगों को बचाने के लिए पहुंचे। घटना के समय इमारत में लगभग 30 लोग थे। अधिकारियों ने मृतकों में से कई की पहचान कर ली है। पूरी सूची जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों को सहायता देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, तेलंगाना के हैदराबाद में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और आइए अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद स्थित साणंद में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम विराटनगर क्षेत्र में आयोजित किया गया। यह पहल राष्ट्रव्यापी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जम्मू कश्मीर के रियासी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने रैली में सबसे आगे मार्च करते हुए नेतृत्व किया। तिरंगा रैली में शामिल लोगों ने सशस्त्र बलों के साहस को नमन किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा रैली बटपोरा से शुरू हुई और शोपियां के घंटाघर पर समाप्त हुई। इसका नेतृत्व भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य जावेद अहमद कादरी ने किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में भी भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली का आयोजन भाजपा विधायक पूर्णिमा दास साहू और झारखंड भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखाया है, पूरे देश की जनता सेना के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ खड़ी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पंचायतों में भी निकाली जाएगी। भी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। और यहां पर भी हम लोगों ने यह तय किया
कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। इस रैली का आयोजन हुसैन सागर झील के टैंक बंद पर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने संघर्ष करके देश को विजय दिलाई। सेना को धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए ये यात्रा निकाली गई। और अमेरिका में आए तूफान की चपेट में आकर 25 लोगों की मौत हो गई है। राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि अस्थिर वसंत मौसम प्रणाली ने यूएस मिडवेस्ट और ओहियो रिवर वैली में बवंडर पैदा कर दिया, जिससे केंटकी और मिसौरी में कम से कम 25 लोगों की मौत और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा है। वहीं मिसौरी और पड़ोसी इलिनोइस में कम से कम आधा दर्जन बवंडर आए। सेंट लुइस की मेयर कैरा स्पेंसर ने कहा कि 5,000 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। तूफान के दौरान बिजली चले जाने के कारण 1 लाख से अधिक लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा है। नए पोप लियो 14 का आज वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में शपथ ग्रहण किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर के तमाम नेता वेटिकन सिटी पहुंचे। भारत का प्रतिनिधित्व करने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी समारोह में शामिल हुए। रोमन कैथोलिक चर्च के पूर्व पोप फ्रांसिस का पिछले महीने 21 अप्रैल को 88 साल की आयु में निधन हो गया था। इसके बाद 8 मई को कार्डिनल ने वोटिंग करके नए पोप के तौर पर लियो का नाम तय किया। नए पोप लियो का असली नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट है। कैथोलिक परंपरा के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद नए पोप को एक धार्मिक वस्त्र और एक अंगूठी दी गई। ये उपहार नए पोप के पदभार ग्रहण करने का प्रतीक होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना देश के कोने कोने में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इसका प्रभाव अब गांवों और किसानों की जिंदगी में भी साफ दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और लाभकारी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जैसे इलाकों में पानी की समस्या के कारण धान की खेती चुनौतीपूर्ण होती जा रही थी। अधिक पानी और लागत के चलते किसान लंबे समय से परेशान थे, लेकिन अब किसानों को सूरजमुखी की खेती ने एक नया रास्ता दिखाया है। कम पानी में तैयार होने वाली ये फसल मुनाफा देने के साथ साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही है। किसान प्रेमानंद गुप्ता का कहना है कि पिछले 5 सालों से 10 हेक्टेयर में सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि धान की तुलना में सूरजमुखी कम पानी में तैयार हो जाती है। इसमें हमको बहुत अधिक अच्छा मुनाफा मिल रहा है और 1 हेक्टेयर में कम से कम 30-40 हज़ार रुपया, मतलब 30-40 हज़ार रुपया शुद्ध इनकम बच जाता है। पहले धान लगाता था गर्मी में, तो उसमें पानी वानी और बिजली की बहुत समस्या होने के कारण हम उसको इसके बदले में सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। इसमें हमको मुनाफा बहुत अधिक हो रहा है। शासन से बीज और खाद सब हमको मिल जाता है। अश्वनी कुमार गुप्ता का कहना है कि वो धान के बाद सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। धान में बिजली, पानी और लागत ज्यादा थी, जबकि सूरजमुखी की खेती में कम खर्च में ज्यादा लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग की ओर से समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे खेती को और भी बेहतर किया जा सकता है। इनकम सूरजमुखी में ज़्यादा है, इसमें टेंशन कम है। धान में ज़्यादा पानी लगता है। सूरजमुखी में क्या है कि उगने के बाद 2 पानी भी दोगे तो अपने आप पक जाता है। हालांकि उत्पादन कम होता है और 3-4 पानी देने से उसमें उत्पादन ज़्यादा आ जाता है। 1 एकड़ में कम से कम 30 हज़ार रुपया, 25-30 हज़ार बन जाता है। जिला कृषि अधिकारी अनिल वर्मा के अनुसार रायगढ़ जिले में अब तक 1274 हेक्टेयर क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती हो रही है। इनमें से 81 हेक्टेयर में प्रदर्शन के रूप में खेती की जा रही है, ताकि अन्य किसान प्रेरणा ले सकें। किसानों को अच्छी किस्म के बीज, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधा दी जा रही है। सूरजमुखी की खेती से किसानों को धान की तुलना में अधिक लाभ मिल रहा है। सूरजमुखी की खेती अभी बहुत अच्छे से की जा रही है
इसमें राज्य शासन का जो सहयोग NFSM योजना के माध्यम से किसानों को मिल रहा है, इसमें हम उन लोगों को बीज और दूसरे सामग्री भी फ्री में प्रदान करते हैं। इससे प्रोत्साहित होकर जिले रायगढ़ में अभी 1274 हेक्टेयर क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती की जा रही है। इसमें 81 हेक्टेयर तो जो हम लोग प्रदर्शन के द्वारा दिए हुए हैं, बाकी किसान स्वयं से भी लगा रहा है। और प्रदर्शन में ऐसा है कि बीज हम लोग क्या है अच्छे वैरायटी का देते हैं जो कि उत्पादन ज़्यादा देता है, इससे लोग किसान और उसमें आकर्षित होकर उस काम को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना आज देश के हर कोने में नए अवसरों का आधार बन रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में किसानों ने इस योजना को आत्मसात करते हुए पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर सूरजमुखी जैसी नई फसलें उगाई हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के किसान सूरजमुखी की खेती न सिर्फ अपनी आय बढ़ा रहे हैं बल्कि खेतों में नए मापदंड भी तय कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं, तकनीकी मार्गदर्शन और किसानों की मेहनत ये मिलकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त उदाहरण पेश कर रहा है। पुसौर, रायगढ़ और खरसिया जैसे क्षेत्रों में सूरजमुखी की चमक अब किसानों की मुस्कान बन रहे हैं। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। दिन भर की भाग दौड़ में